नमस्कार दोस्तों, यूएस तंवर एग्रीकल्चर फाउंडेशन के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हमारी 47वीं क्लास है और हम जैसा कि आपको पढ़ा रहे हैं क्रॉप रोटेशन। हमारा चैप्टर चल रहा है वो है फसल चक्र। तो फसल चक्र किसे कहते हैं ये हमने आपको कल भली भांति समझा दिया और फसल चक्र से होने वाले लाभों के बारे में आपको हमने समझा दिया। आज हम पढ़ेंगे फसल चक्र के सिद्धांतों के बारे में कि फसल चक्र में कौन कौन से सिद्धांतों को ध्यान में रखा जाता है। तो चलिए बच्चों, सबसे पहले हम पढ़ते हैं फसल चक्र के सिद्धांतों के बारे में। फसल चक्र के सिद्धांतों के बारे में टॉपिक हमारा है क्रॉप रोटेशन। यह फसल चक्र फसल चक्र के क्या सिद्धांत है या फसल चक्र के कौन कौन से ऐसे पॉइंट है जिनको ध्यान में रखा जाता है। फसल चक्र के ऐसे कौन कौन से मुख्य बिंदु हैं जिनको ध्यान में रखा जाता है। तो सबसे पहला जो बिंदु हम लेंगे वो ये लेंगे कि अधिक पोषक तत्व चाहने वाली फसलों के बाद कम पोषक तत्व चाहने वाली फसलें उगाना। सबसे पहला बिंदु हम लेंगे वो क्या लेंगे, अधिक पोषक तत्व चाहने वाली फसलों के बाद कम पोषक तत्व चाहने वाली फसलें बोना। तो बच्चों पहला हमारा सिद्धांत क्या बन गया कि अधिक पोषक तत्व चाहने वाली फसलों के बाद कम पोषक तत्व चाहने वाली फसलें बोना। जिसका एग्जाम्पल आप समझो, एग्जाम्पल के थ्रू इसको, कि अधिक पोषक तत्व चाहने वाली फसलें कौन सी हैं। आपने जितनी भी फसलें पढ़ी हैं लगभग सभी जो भी खाद्यान्न फसलें हैं, कौन सी खाद्यान्न फसलें, अंग्रेजी में बोलते हैं इनको फूड ग्रेन क्रॉप्स। फूड ग्रेन क्रॉप्स बोलते हैं, जिसमें आपके एग्जांपल आते हैं फूड खाद्यान्न फसलें कौन कौन सी हो गई, जैसे कि गेहूं, चावल, ठीक है, बाजरा, मक्का, ज्वार, ठीक है। तो ये हमारी मुख्य खाद्यान्न फसलें हैं। तो खाद्यान्न फसलें जो होती है, जैसे कि अपन सामान्य अगर गेहूं की बात करें, गेहूं की पोषक तत्वों की मांग क्या है, या गेहूं में एनपीके की रिक्वायरमेंट क्या रहती है। तो एन का नाइट्रोजन की मात्रा होती है 120 केजी, फास्फोरस की 60 केजी और पोटास की 40 केजी, ठीक है। ये मात्रा होती है सिंचित क्षेत्रों के लिए। किसके लिए? सिंचित क्षेत्रों के लिए, ठीक है ना। सिंचित क्षेत्रों के लिए गेहूं की पोषक तत्वों की मांग कितनी है, या गेहूं को कितना नाइट्रोजन चाहिए, 120 केजी नाइट्रोजन, 60 केजी फास्फोरस और 40 केजी पोटास, ठीक है। वहीं हम बात करेंगे असिंचित क्षेत्रों की। ये सिंचित क्षेत्रों के लिए है। अगर हम बात करेंगे असिंचित क्षेत्रों की तो वहां इसकी क्वांटिटी में बदलाव आ जाएगा।
इसकी जो मात्रा है इसमें बदलाव आ जाएगा। अर्थात जैसे आपको हमने शुष्क खेती के बारे में बताया था कि अगर शुष्क खेती है या असिंचित खेती है या ड्राई लैंड एग्रीकल्चर है, जैसा भी आप समझो, तो उन क्षेत्रों में सिंचित क्षेत्रों में जितनी पोषक तत्वों की मात्रा चाहिए, सिंचित क्षेत्रों में जितना पोषक तत्व चाहिए उसकी आधी मात्रा ही असिंचित क्षेत्रों में लेते हैं। देखो दो शब्द हैं ये, सिंचित और असिंचित। आ गए ना दो शब्द, सिंचित और असिंचित। सिंचित यानी तो 100% या फुल मात्रा, या फुल मात्रा, पूरी मात्रा, ठीक है ना। वहीं असिंचित की अगर बात की जाए तो इसका शॉर्ट आपको याद करने का तरीका ए यानी आधा या आधी। आ गया समझ में? सिंचित की मात्रा हमें फुल चाहिए या पूरी चाहिए, और असिंचित में क्या चाहिए हमें, जैसे सिंचित के आगे ए लग रहा है तो ऐसे बन रहा है आधा या आधी। तो हमें कितनी मात्रा चाहिए असिंचित क्षेत्रों के लिए? आधी मात्रा। पर किसकी आधी? सिंचित क्षेत्रों की आधी। किसकी आधी? सिंचित क्षेत्रों से हाफ डोज हम काम में लेंगे असिंचित क्षेत्रों में। तो यहां हमने नाइट्रोजन की मात्रा 120 ली, तो असिंचित क्षेत्रों में कितना नाइट्रोजन काम में आएगा बच्चों? 60 केजी। कितना काम में आएगा? 60 केजी। फास्फोरस कितना काम में आएगा बच्चों? 30 केजी। और आपके पोटास कितना काम में आएगा बच्चों? पोटास काम में आएगा 20 केजी। ठीक है ना। ये सारी डोज है 20 केजी पर हेक्टर में है, यहां पे भी पर हेक्टर में। ठीक है, तो ये फसलें हैं जो कि अधिक पोषक तत्व चाहती हैं, मतलब इनका फसल उत्पादन करने के लिए अधिक पोषक तत्वों की जरूरत होती है, अधिक उर्वरकों की आवश्यकता होती है। तो प्रश्न जो हमारा सिद्धांत है, सिद्धांत ये कह रहा है कि अधिक पोषक तत्व चाहने वाली फसलों के बाद कम पोषक तत्व चाहने वाली फसलें बोना। तो अधिक पोषक तत्व चाहने वाली फसलें मैंने लिख दी हैं, अब मैं लिखूंगा कम पोषक तत्व चाहने वाली फसलें। ठीक है, तो अधिक पोषक तत्व मैंने आपको समझा ही दिया कि यहां देखो नाइट्रोजन की मात्रा कितनी जरूरत पड़ रही है। अब आप आ जाइए कम पोषक तत्व चाहने वाली फसलें। अब यहां आएगा कम पोषक तत्व चाहने वाली फसलें। कम पोषक तत्व चाहने वाली फसलें। ठीक, देखिए अधिक पोषक तत्व जो चाहती हैं उन फसलों का सीधा सा फंडा ये रहता है कि उनमें नाइट्रोजन या फास्फोरस या पोटास का स्थिरीकरण करने की क्षमता नहीं होती, उनमें नाइट्रोजन फिक्स करने की क्षमता नहीं पाई जाती। लेकिन हम बात करें कम पोषक तत्व चाहने वाली फसलों के बारे में, तो इन फसलों में कैपेसिटी होती है कि ये स्वयं पोषक तत्वों का एब्जॉर्प्शन कर लेती हैं या पोषक तत्वों का स्थिरीकरण कर देती हैं। ठीक है ना, पोषक तत्वों का स्थिरीकरण कर देती हैं, जिसमें सबसे बेस्ट एग्जांपल आपके आएंगे सभी दालें। सभी दालें, इसमें एग्जांपल लिखो आप। सबसे पहले चना, मूंग, उड़द, बहुत। ठीक है, तो ये फसलें ऐसी हैं जो कि नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करती हैं। तो हमें गेहूं के बाद कौन सी फसल बोनी है, या बाजरे के बाद कौन सी फसल बोएंगे? चना, जो कि मैंने आपको कल समझाया था, बताया था ना आपको मैंने कि बाजरे के बाद क्या बोएंगे हम? बाजरा, उसके बाद चना। तो बाजरा पोषक तत्व कितना चाहिए बाजरे को? अधिक, और चने को कम। जहां गेहूं को नाइट्रोजन चाहिए 120 केजी, वहीं चने को नाइट्रोजन चाहिए मात्र
10 केजी। कितना फर्क आ गया? जहां गेहूं को नाइट्रोजन 120 केजी चाहिए, वहीं चने को नाइट्रोजन कितना केजी चाहिए? 10 केजी चाहिए। इतना डिफरेंस आ गया, तो मतलब ये कम पोषक तत्व चाहती है लेकिन पोषक तत्वों का स्थिरीकरण भी करती है। तो इन विशेष चीजों को ध्यान रखा जाता है। और भी फसलें हैं जो कि कम पोषक तत्व चाहने वाली फसलें हैं। एग्जाम्पल कहीं भी कितनी भी जगह फिट हो सकता है ये। आप ये मत समझना कि सर आपने ये दलहनी का समझाया है, इसको फिर दूसरे में समझा रहे हो। एग्जाम्पल कहीं का कहीं भी लग सकता है, कोई जरूरी नहीं है, बस वो चीज फॉलो करना चाहिए। तो पहला हमारा तत्व कौन सा हो गया कि अधिक पोषक तत्व चाहने वाली फसलों के बाद कम पोषक तत्व चाहने वाली फसलें बोना। दूसरा हमारा है कि उतली जड़ों के बाद गहरी जड़ें वाली फसलें बोना। दूसरा हमारा क्या है? सेकंड पॉइंट, उतली जड़ों के बाद गहरी जड़ों वाली फसलें बोना। ठीक है, उथली जड़ें वाली फसलों के बाद गहरी जड़ वाली फसलें बोना। उथली का मतलब होता है जो कि जिसकी जड़ें ऊपर रहती है ना। जैसे गेहूं, गेहूं की जड़ें कैसे रहती हैं? उथली जड़, जिसको जकड़ा जड़ भी बोलते हैं, जकड़ा जड़। ठीक है ना। तो उथली जड़ वाली फसलों के बाद कौन सी जड़ वाली फसलें बोना? गहरी जड़ वाली फसलें बोना। अब गहरी जड़ वाली यानी जिसमें टैप रूट सिस्टम पाया जाता हो, बेस रूट सिस्टम पाया जाता हो, इसमें मूल जड़ पाई जाती हो। कौन सी? मूल जड़। देखो यहां पे कोई मूल जड़ नहीं है, कितनी सारी जड़ें हैं देखो, है कि नहीं? तो यहां कोई मूल जड़ नहीं है, इस प्रकार से पौधा रहता है। ठीक है, लेकिन यहां ये जो पौधा है इसमें मूल जड़ है। इसमें क्या है? मूल जड़ है। तो ये जो होगी ये होगी गहरी जड़। कौन सी होगी बच्चों? ये गहरी जड़। इसलिए इसको, ये जो चक्र है इसलिए अपनाते हैं कि अगर हमने गेहूं बोया या हमने बाजरा बोया, क्या बोया? बाजरा। मान लीजिए हमने बाजरा बोया, ज्वार बोया या मक्का बोया, ठीक है, कोई सा फसल बो दियो, इन तीनों की फसल की जो जड़ है वो सेम है। कैसी जड़ है? जकड़ा जड़ है या उथली जड़ है। ठीक है, तो इन जो जड़ होती है ये पौधे की जड़ें एक लिमिट तक की गहराई तक जाती हैं, है ना। ये जो पौधे होते हैं इनकी जड़ें एक लिमिट की गहराई तक ही जाती हैं। लेकिन एक, जैसे कि मैंने आपको कल समझाया था कि जैसे ये जो डिस्टेंस है, अब ये जड़ें हैं जो इतनी दूरी तक का तो पानी सौंप लेगी, इसके नीचे का पानी इनके संपर्क से बाहर है। तो इस स्थिति में अगर हम अगले सीजन में अगर ऐसी ही जड़ वाली फसल बोएंगे, जैसे हमने बाजरा ज्वार मक्का बोया, अगर हम गेहूं बोएंगे, क्या बोएंगे? गेहूं की जड़ भी ऐसी रहती है, तो हमें सिंचाई की ज्यादा जरूरत पड़ेगी, हमें पानी की जरूरत ज्यादा पड़ेगी। लेकिन मान लीजिए हमने बाजरे के बाद अगर सरसों की फसल बोई, कौन सी? सरसों की फसल अगर हम बोते हैं तो सरसों की फसल में मूसलाम जड़ पाई जाती है, गहरी जड़ पाई जाती है, तो वो गहराई से पानी को एब्जॉर्ब कर लेती है। क्योंकि अब इस जड़ की तो इतनी ही दूरी है, अर्थात इतनी दूर तक तो पानी इसको मिलेगा नहीं, लेकिन ये जड़ तो कितनी गहराई तक जा रही है, तो ये गहराई से भी पानी का अवशोषण कर लेती है। तो इसलिए उथली जड़ों वाली फसलों के बाद गहरी जड़ वाली फसलें बोना चाहिए, क्योंकि उथली जड़ वाली ऊपर से पानी सोख लेती हैं, तो उसके बाद गहरी जड़ वाली नीचे से पानी सोख लेती हैं, तो पानी का बैलेंस सही बन जाता है। नेक्स्ट तीसरा जो पॉइंट है वो ये है कि अधिक पानी चाहने वाली फसलों के बाद कम पानी चाहने वाली फसलें। देखो बहुत अच्छे पॉइंट है।
ठीक है, अधिक पानी चाहने वाली फसलों के बाद कम पानी चाहने वाली फसलें बोना। इसमें ये देखा जाता है कि हम जो पहली फसल बो रहे हैं, अगर वो अधिक पानी की रिक्वायरमेंट है, उसकी जल मांग ज्यादा है, तो उसके बाद हम क्या बोएंगे, कम जल मांग वाली फसल बोएंगे जिसकी जल मांग कम हो। अधिक पानी वाली में क्या करते हैं, हमें अधिक, जैसे कि हमें चावल की फसल बोनी है तो चावल की फसल को पानी ज्यादा चाहिए, पानी की क्वांटिटी ज्यादा चाहिए। तो जैसे ही चावल की फसल खत्म हो जाएगी तो खेत में कुछ परसेंट तो पानी रहेगा ही रहेगा। तो अगर उसके बाद हम कम पानी चाहने वाली फसल बोएंगे तो जो पानी खेत में पहले से मौजूद है, प्रेजेंट है, तो उस पानी का सदुपयोग करके और कम पानी चाहने वाली फसल भी हम पैदा कर सकते हैं। तो इसका मतलब भी यही है कि अधिक पानी चाहने वाली फसलों के बाद कम पानी चाहने वाली फसलें बोना, यही इसका अर्थ निकल करके आ रहा है। अगला हमारा जो पॉइंट है वो ये है कि फलीदार फसलों के बाद बिना फलीदार फसलें बोना। चौथा जो पॉइंट है वो क्या है, फलीदार या लेग्यूमिनेसी के बाद अलग कुल फसलें बोना। फलीदार कुल, ब्रैकेट में लेग्यूमिनेसी कुल लिख लेना, पूरा नाम इसका ना, मैंने लेग्यूम लिख दिया बस, ब्रैकेट में लेग्यूम, ये लेग्यूमिनेसी फलीदार कुल की फसलों के बाद बिना फलीदार फसलें बोना। ठीक है, ये भी इसका सिद्धांत है। फलीदार यानी लेग्यूमिनेसी कुल की फसलें बोएंगी तो उससे क्या होगा, पौधे में नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होगा। तो फलीदार फसलें हमने बोई, उसके बाद बिना फलीदार बोएंगे तो जो फलीदार फसल ने नाइट्रोजन फिक्स किया है उसका यूज बिना फलीदार फसल कर लेगी। जैसे हमने मूंग बोया तो मूंग को हम खरीफ में बोते हैं, ठीक है, मूंग को हम कब बोते हैं, खरीफ में बोते हैं। तो मूंग के द्वारा नाइट्रोजन जो फिक्स होगा उस नाइट्रोजन का उपयोग, चूंकि मूंग फली वाली फसल है, मूंग जिसमें फली पाई जाती है, तो मूंग की फसल नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करेगी क्योंकि उसमें राइजोबियम जीवाणु पाया जाता है। दलहनी जो फसलें हैं इनमें नाइट्रोजन जो स्थिरीकरण होता है वो एक जीवाणु की वजह से होता है जिसका नाम है राइजोबियम जीवाणु। आप लिख लेना साथ के साथ इनको। तो राइजोबियम जो जीवाणु है वो किसमें पाया जाएगा, सभी दलहनी फसलों में, जिसमें मैंने एग्जांपल दिया आपको मूंग का, कि मूंग को हमने खरीफ में बोया, ठीक, कब बोया, खरीफ में। उसके बाद अगर हम रबी में दूसरी फसल बोएंगे तो हम गेहूं अगर बोते हैं तो मूंग के द्वारा कुछ नाइट्रोजन स्थिरीकरण हो जाएगा पहले ही, इसलिए हमें रबी की फसल में अगर बिना फली वाली फसल बोते हैं तो वहां हमें नाइट्रोजन की मांग कम रहेगी, नाइट्रोजन की मात्रा कम चाहिए होगी। तो इसका मतलब यही है कि फलीदार यानी नाइट्रोजन स्थिरीकरण वाली फसलों के बाद नाइट्रोजन स्थिरीकरण नहीं करने वाली फसलें बोना। तो फलीदार जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन करती हैं, उसके बाद बिना फलीदार जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन नहीं करती, वो दोनों फसलें बोएंगे तो उससे हमारा फसल चक्र का बैलेंस बना रहेगा। और भी कई इसके तरीके हैं वो आप लिख सकते हैं। आप 12th की आपकी जो बुक है उसमें देख लेना। एक लास्ट पॉइंट रह गया वो ये है कि मृदा क्षरण को प्रोत्साहित करने वाली फसलों के बाद मृदा क्षरण को रोकने वाली फसलें बोना। आप लिख लो इसको साथ के साथ, मैं बोर्ड पे नहीं लिखवा पाऊंगा बच्चों, कि मृदा क्षरण को, हमारा 5वां पॉइंट है, मृदा क्षरण को प्रोत्साहन देने वाली फसलों के बाद, मृदा क्षरण को प्रोत्साहन देने वाली फसलों के बाद मृदा क्षरण को रोकने वाली फसलें उगाना। मृदा क्षरण को प्रोत्साहन देने वाली फसलों के बाद मृदा क्षरण को रोकने वाली फसलें उगाना। तो बच्चों ये हमारा जो सैद्धांतिक वाला टॉपिक है वो पूरा हो गया है, ठीक है। और इसका बचा हुआ चैप्टर हम कल पढ़ेंगे। आज हम आपको कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैं लिखवा देता हूं, ठीक है। आज की क्लास में इतना ही पढ़ेंगे हम। अब मैं आपको टेस्ट पेपर दे रहा हूं, तो उस टेस्ट पेपर को आप कल हल करना, जिसके आंसर मैं आपको कल की क्लास में प्रोवाइड करवाऊंगा, ठीक है।
टेस्ट बच्चों सेकंड टेस्ट है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, आप इनको साथ के साथ लिखते जाएं। ICMR कहाँ स्थित है? ये ICMR स्थित है, सॉरी ICMR स्थित है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, NDRI स्थित है। NDRI स्थित है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, CAZRI स्थित है। फोर्थ, ICAR की स्थापना हुई। ICAR की स्थापना हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, राष्ट्रीय स्वच्छता मिशन की शुरुआत कब हुई? राष्ट्रीय स्वच्छता मिशन की शुरुआत कब हुई? क्वेश्चन नंबर 6, राजस्थान के कृषि मंत्री हैं। नंबर 7, भारत की फसल सघनता है। भारत की फसल सघनता है, ठीक है। नेक्स्ट, भारत की औसत वार्षिक वर्षा है। भारत की औसत वार्षिक वर्षा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, केवीके की स्थापना किस कमेटी के आधार पर की गई?
किस कमेटी के आधार पर की गई। अगला क्वेश्चन हमारा वो है 10 नंबर, फादर ऑफ टीलेज। क्वेश्चन नंबर 11, अभी कौन सी पंचवर्षीय योजना चल रही है। अभी कौन सी पंचवर्षीय योजना चल रही है। अभी कौन सी पंचवर्षीय योजना चल रही है। नेक्स्ट, राष्ट्रीय आलू वर्ष घोषित किया गया। अंतरराष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय है ना, अंतरराष्ट्रीय, इंटरनेशनल, अंग्रेजी में बोले तो इंटरनेशनल। देखो आप इनको, तब तक हम वो आपको और क्वेश्चन लिखवाते हैं। अंतरराष्ट्रीय आलू वर्ष घोषित किया गया, और ही प्रश्न है और लिखवाएंगे। आपको लगेगा ऐसा कुछ क्वेश्चन आपने नहीं पढ़े, लेकिन फिर भी हम आपको दे रहे हैं। किसी बच्चों को अगर आए तो बेटे वो उत्तर देने का पूरा प्रयास करना। इसमें अपने वीडियो में कई बच्चे ऐसे भी जुड़े हैं जो साल भर तैयारी कर चुके, लेकिन अब वो तैयारी करने का उनको पास ऑप्शन नहीं बचा, तो वो अभी 2 या 3 महीने के लिए हमसे जुड़े हुए हैं। तो जो साल भर पढ़ चुके उनको तो खैर इसका उत्तर आना ही चाहिए पूरे पेपर का, है ना। उनसे तो उम्मीद रखते हैं हम। तो इसको उतार लेना ऐसे कैसे 12 क्वेश्चन और मैं लिखवा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 13, विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस या वर्ल्ड एनवायरमेंटल डे मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 14, हरित क्रांति के जनक हैं। क्वेश्चन नंबर 15, कृषि शब्द किस भाषा का है। कृषि शब्द किस भाषा का है।
नेक्स्ट, गोल क्रांति संबंधित है। गोल क्रांति संबंधित है। देखो कुत्ते भी बेचारे चिल्ला रहे हैं कि हमारी आवाज भी पहुंचाओ मोदी जी तक, कि हम भी परेशान हो रहे हैं, लॉकडाउन खुलवाइए। बेचारे जानवर परेशान है, क्या करें लॉकडाउन में। नेक्स्ट, मनरेगा की स्थापना कब हुई? क्वेश्चन नंबर 18, हाल में हुए लॉकडाउन का प्रथम चरण कब से कब तक चला? क्वेश्चन नंबर 19, विप्टेल रोग कौन सी फसल में लगता है? विप्टेल रोग इतने भी याद नहीं आएगा। कौन सी फसल में लगता है? क्वेश्चन नंबर 20, ऊंचाई में वृद्धि के साथ तापमान में बदलाव होता है। ऊंचाई में वृद्धि के साथ तापमान में बदलाव होता है। क्वेश्चन नंबर 21, कृषि विश्वविद्यालय बीकानेर कौन से जलवायु खंड में आता है? कृषि विश्वविद्यालय बीकानेर कौन से जलवायु खंड में आता है? कौन से कृषि जलवायु खंड में आता है, ये समझो। ठीक, अगला क्वेश्चन 22, राजस्थान में सिंचाई के प्रमुख स्रोत हैं। राजस्थान में सिंचाई के प्रमुख स्रोत हैं। इसको आप बच्चों उतारना ऐसे कैसे? ठीक है, साथ साथ आप इनको उतारते भी जाओ और इसी स्क्रीन को रोक करके आप सारे प्रश्न लिख लेना।
क्वेश्चन नंबर 23, छापी बांध स्थित है। क्वेश्चन नंबर 24, सत्यानाशी का वैज्ञानिक नाम क्या है? सत्यानाशी का वैज्ञानिक नाम क्या है? 2500 क्वेश्चन लिखो आप इनको साथ के साथ बच्चों उतारते भी जाओ ताकि आपको एकदम से आप पे प्रेशर ना रहे। क्वेश्चन नंबर 25, लैंग्दाना कैमरा खरपतवार का नियंत्रण किस कीट के द्वारा किया जाता है? किस कीट के द्वारा किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 26, 2,4-D का उपयोग किया जाता है। 2,4-D का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 27, शुष्क क्षेत्रों में बीज दर रखी जाती है। शुष्क क्षेत्रों में बीज दर रखी जाती है। क्वेश्चन नंबर 28, शुष्क क्षेत्रों में कार्बनिक पदार्थ की मात्रा उपयोग में ली जाती है। शुष्क क्षेत्रों में कार्बनिक पदार्थों की मात्रा उपयोग में ली जाती है। देश के कुल खाद्यान्न का शुष्क क्षेत्रों से उत्पादन होता है। देश के कुल खाद्यान्न का शुष्क क्षेत्रों से उत्पादन होता है। और तीसरा क्वेश्चन है, भारत में वर्षा आधारित खेती है। क्वेश्चन नंबर 30, भारत में वर्षा आधारित खेती है। तो बच्चों 30 क्वेश्चन है, इनका आपको आंसर देना है और ईमानदारी से करना वीडियो पर्सन, कल मैं आपको इनका आंसर दूंगा। तो बच्चों आज की क्लास में इतना ही, कल फिर मिलेंगे नई कक्षा के साथ, नए विषय के साथ, नए आंसरों के साथ। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए, धन्यवाद। और जो बच्चे हमारी क्लास को पहली बार देख रहे हैं उनसे निवेदन है कि प्लीज हमारी क्लास को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और इसको 12th विद्यार्थी के पास मैक्सिमम शेयर करें। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, धन्यवाद, थैंक यू, शुभ दिन।